सीरिया में 13 साल के गृह युद्ध का आखिरी नतीजा राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के तौर पर परिणत हुआ। करीब 50 साल तक सीरिया पर शासन करने वाले असद परिवार के मुखिया बशर अल असद को अपना ही मुल्क छोड़कर रूस भागना पड़ा है और वहां व्लादिमीर पुतिन ने उनको राजनीतिक शरण दी। लेकिन सवाल है कि मध्य एशिया के इस देश में पिछले 2 हफ्ते में जो हुआ है उसका अपने देश भारत पर कितना असर पड़ने वाला है। आखिर जो देश दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस का जनक रहा है, वहां तख्ता पलट से भारत को क्या फायदा या नुकसान होने वाला है, और अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सीरिया को लेकर क्या बड़े फैसले करने वाला है। इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। यूं तो सीरिया में हुए तख्ता पलट का ऊपरी तौर पर भारत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, और इसकी वजह है सीरिया में मौजूद भारतीयों की संख्या जो 100 से भी कम है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सीरिया में भारत के 90 नागरिक ही हैं, जिनमें से 14 लोग संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने अपने लोगों से सिर्फ इतना ही कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बाकी भारत को सीरिया में जो हो रहा है उससे कुछ खास लेना देना है नहीं। तभी तो बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद भी भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास बंद नहीं किया है और वो पहले की ही तरह ही काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ प्रत्यक्ष तौर पर है। अगर सीरिया में बदले हालात को देखें तो भारत को इससे परेशानी हो सकती है, और इसकी वजह है भारत और सीरिया के संबंध जो हमेशा से अच्छे रहे हैं, और ये संबंध चाहे राजनीतिक हो या फिर आर्थिक, दोनों देशों ने इसे निभाया है। अगर बात सिर्फ राजनीतिक संबंधों की करें तो नेहरू से लेकर मोदी तक सीरिया के साथ रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1957 और 1960 में 2 बार सीरिया की यात्रा कर चुके हैं। 1978 और 1983 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति और अभी जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उनके पिता हाफिज अल असद भारत आ चुके हैं। 2003 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सीरिया का दौरा कर चुके हैं। सीरिया के अभी वाले राष्ट्रपति बशर अल असद भी 2008 में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की यात्रा कर चुके हैं। 2010 में भारत के राष्ट्रपति के तौर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल सीरिया जा चुकी हैं। बात मोदी सरकार की करें तो अभी 2022 में ही सीरियाई विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आए थे, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात भी की थी। तो कुल मिलाकर भारत और सीरिया के संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। भारत फिलिस्तीन से लेकर गोलान हाइट्स तक के मसले पर सीरिया का साथ देता है, तो सीरिया जम्मू कश्मीर के मसले को भारत का अपना आंतरिक मामला बताकर दूसरे इस्लामिक मुल्कों को चुप करवा देता है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता का भी सीरिया हमेशा से ही हिमायती रहा है। वहीं आर्थिक मसले पर भी भारत और सीरिया एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। अभी भारत का सीरिया में पावर प्लांट से लेकर स्टील प्लांट, ऑयल सेक्टर और आईटी सेक्टर में भी भारत ने सीरिया में निवेश कर रखा है। लेकिन सीरिया में जो हुआ है और जो हो रहा है और जिसकी वजह से हुआ है, वो भारत के लिए एक बड़ा खतरा है, और उस खतरे का नाम है हयात तहरीर अल शाम, जिसके नेतृत्व में हुए विद्रोह ने 11 दिन के अंदर अंदर बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ दिया है। ये हयात तहरीर अल शाम यानी कि एचटीएस एक कट्टरपंथी संगठन है जो ओसामा बिन लादेन के बनाए आतंकी संगठन अलकायदा से भी जुड़ा रहा है। बाकी सीरिया में आईएसआईएस तो रहा ही है, तो अब हयात तहरीर अल शाम की सत्ता का मतलब फिर से अलकायदा जैसे आतंकी संगठन और आईएसआईएस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का उभार है, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। बाकी सीरिया में जो हो रहा है उसमें सबसे बड़ा हाथ तुर्की का है, और तुर्की के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं वो तो किसी से छिपे नहीं। ऐसे में अगर सीरिया की कमान हयात तहरीर और शाम के हाथ में आ जाती है और तुर्की का उसे समर्थन मिल जाता है, तो फिर भारत के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। और यही वजह है कि भारत ने सीरिया में हो रहे बदलाव पर नज़र बनाकर रखी है। बाकी सीरिया से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।